हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 19 जुलाई 2021 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो ये मत सोचना कि मैं नाच गाना ही मैंने अभी अपना मेन मोटिव बना लिया है। दैट वाज जस्ट फॉर अ वीक, मतलब लास्ट वीक मेरा ऑफ था, ऑफ लिया था मैंने 15th, मतलब 5 days का ऑफ था। सैटरडे संडे तो ऑफ ही था। तो उस टाइम पे मैंने ये मल्टीपल वीडियोस बनाई थी जो मैं अपलोड कर रही हूँ अपार्ट फ्रॉम द करंट अफेयर। सो वी विल बी स्टार्टिंग, जो भी न्यूज़ हैं आज की देख लेते हैं क्या क्या न्यूज़ है। ओपेक प्लस एग्रीज ऑयल सप्लाई बूस्ट आफ्टर यूएई सऊदी। ठीक है, तो ओपेक्स प्लस मिनिस्टर्स एग्रीड ऑन संडे टू बूस्ट ऑयल सप्लाई फ्रॉम अगस्त टू कूल प्राइसेस विच हैव क्लाइम टू 1 to 2 year highs as the global economy recovers from the coronavirus pandemic। लास्ट ईयर क्या हुआ था, जो ये पैंडमिक इंड्यूस्ड स्लम्प था डिमांड में और प्राइसेस कोलैप्स हो रहे थे। तो बहुत सारी जो ओपेक्स प्लस कंट्रीज़ हैं इन्होंने क्या किया था, प्रोडक्शन कट कर लिया था 10 मिलियन बैरल्स पर डे। बीपीडी से डिनोट किया जाता है बैरल पर डे। ठीक है, तो अभी ये जो ग्रुप है विच इंक्लूड्स ओपेक कंट्रीज एंड allies like Russia crucially agreed new production allocation from May 2022 after Saudi Arabia and others agreed to request from the United Arab Emirates that had threatened the plan। ठीक है, तो ये दोबारा से जो है अपने जो सप्लाई है उसको इंक्रीज़ करेंगे 2 मिलियन बैरल पर डे। ठीक है, तो एक बार ओपेक्स प्लस कंट्रीज़ के बारे में हम देख लेते हैं। ओपेक्स प्लस कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। पहले तो ओपेक की फुल फॉर्म देख लो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ठीक है, नॉन ओपेक कंट्रीज़ के बारे में बात करें, जो नॉन ओपेक कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे ये पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़ के अलावा उनको बोला जाता है ओपेक प्लस कंट्रीज़। तो ओपेक प्लस कंट्रीज़ में कौन है, अज़रबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कज़ाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान एंड सूडान। अब मेंबरशिप की बात करें एज ऑफ 2019, तो ये इसके मेंबरशिप है। ठीक है, अल्जीरिया, लीबिया, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई, नाइजीरिया, इक्वेटोरियल गोइना, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंगोला, वेनेजुएला, इक्वाडोर। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज परमानेंट एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो बगदाद कॉन्फ्रेंस में 1960 में क्या हुआ था, क्रिएट किया गया था बाय ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। तो अगर इसके फाउंडिंग मेंबर आपको आ जाते हैं बगदाद, सीधे सीधे मतलब यही पूछा जाएगा कि बगदाद कॉन्फ्रेंस पहले तो 1960 किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ओपेक से रिलेटेड है। दूसरा क्या है, कौन कौन इसके फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज थी, तो ईरान, इराक, कुवैत, ठीक है, IIK, देन सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। तो ये इसकी फाउंडिंग कंट्रीज़ हो गई। इनका एम क्या है, ऑयल की सप्लाई को मैनेज करना और जो पूरे वर्ल्ड मार्केट में जो प्राइस हैं ऑयल के उसको सेटअप करना इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्लक्चुएशन दैट माइट अफेक्ट द इकोनॉमिक्स ऑफ बोथ प्रोड्यूसिंग एंड परचेजिंग कंट्री। इसका जो हेडक्वार्टर है ओपेक का कहाँ है, वियना, ऑस्ट्रिया में। और इसकी जो मेंबरशिप है, किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री ज्वाइन कर सकता है। देखो ये भी आ सकता है कि इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू दीज कंट्री, दीज कॉन्टिनेंट, है ना, तो बट ऐसा नहीं है। इट इज़ ओपन टू एनी कंट्री दैट इज सब्सटेंशियल एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल एंड विच शेयर्स द आइडियल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। गेबॉन की जो मेंबरशिप है वो टर्मिनेट हो गई थी। यहाँ पे हमने गेबॉन भी देखा ना, लेकिन इसकी जो मेंबरशिप है वो क्या हो गई थी, टर्मिनेट हो गई थी। कब, 1995 में। हाउएवर इट रिजॉइन द ऑर्गेनाइजेशन इन जुलाई 2016। तो ऐसा कौन सा देश है जिसकी मेंबरशिप को टर्मिनेट कर दिया गया था 1995 में, देन 2016 में रिजॉइन किया था, तो गैबॉन। और 2019 की बात करें तो एज ऑफ नाउ 14 मेंबर्स इसके हैं, ईरान, इराक, कुवैत, यूनाइटेड अरब, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया। ये सब आप एक बार देख लो और इसको याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्पोर्ट्स में। तो ओलंपिक्स, जो टोक्यो ओलंपिक्स होंगे उसी से रिलेटेड है। एंड देन यहाँ पे अगर हम इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करें तो कहाँ पे, जर्मनी में फ्लड है। ठीक है, फ्लैश फ्लड देखने को मिल रहा है, काफ़ी सारी मौतें भी यहाँ पे हो गई हैं। और ये एक पॉलिटिशियंस है, अरमिन लेस्टर, जो नेक्स्ट कैंडिडेट होंगे ऑफ मर्केल यूनियन ब्लॉक। ही वॉज लाफिंग, है ना, तो सॉरी भी बोला है अभी हंसने के लिए इस वाली स्थिति पे। देन देवबा विंस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन नेपाल पार्लियामेंट। जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर देवबा, तो इनको जो है मेजॉरिटी, जो कंफर्टेबल मेजॉरिटी इनको मिली है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। संडे को नेपाली कांग्रेस ने इनको ज्वाइन किया है बाय मोस्ट अदर पार्टीज। जो इनके सेक्शन थे, मेन अपोजिशन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट, CPN UML, इन सपोर्टिंग टू वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है,
तो यहाँ पे जो प्रचंड पुष्प कमल जो दहल थे, उन्होंने भी कहा कि ये मतलब जो पहले जो प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी और जो ओली थे, है ना, तो वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के, नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे थे और उन्होंने फेयरली एक्ट नहीं किया एज पर द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने, क्योंकि देवबा के जो राइट थे, राइट टू बी इन्वाइटेड, है ना, जब गवर्नमेंट को फॉर्म करना था, तो वो भी उन्होंने कंसीडर नहीं किया। 149 मेंबर्स ने उनको हाउस में सपोर्ट सबमिट किया था और अभी ये काफ़ी खुश हैं बिकॉज टोटल ऑफ 165 मेंबर जो है, इन्होंने देवबा के सपोर्ट में वोट किया है विद जस्ट 83। केवल सीपीएन जो यूएमएल के चेयरमैन और आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली थे, इन्होंने इनके अगेंस्ट में वोट दिया। बाकी सब जो है 165 मेंबर ने वोट दिया है। देन यहाँ पे क्या, अफगानिस्तान कॉल्स बैक इनवॉय अदर ऑफिशियल्स फ्रॉम पाक। तो अफगानिस्तान, देखो पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री मतलब बन गई है जो ना, वहाँ चाइनीज़ इंजीनियर, इंडिया की तो बात ही क्या करें, बाकी चाइनीज़ इंजीनियर्स भी वहाँ पे सेफ़ नहीं है। अभी चाइना ने वहाँ पे स्ट्रिक्ट क्या बोला है कि आपको इंट्रोस्पेक्शन करना होगा और देखना होगा हमारे जो लोग हैं, चाइनीज़ वर्कर्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, है ना, सी पैक और इस सब के अंतर्गत, उनकी आप सिक्योरिटी और सेफ्टी इंश्योर करें। इसके अलावा यहाँ पे जो अफ़गानिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, तो अफ़गानिस्तान ने वापस बुला लिया है अपने एनवॉइस को, जो मेन ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो पाकिस्तान की एम्बेसीज़ में, अफ़गानिस्तान एम्बेसीज़ में काम कर रहे हैं ना, पाकिस्तान बेस्ड। तो क्यों बुलाया, अभी रिसेंटली क्या हुआ, यहाँ पे जो अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर थे, तो उनकी जो डॉटर थी उसका एब्डक्शन यहाँ पे इस्लामाबाद में हुआ, उसके बाद टॉर्चर हुआ और एक कहीं पार्क में वो जाके गिरी हुई मिली थी। 26 ईयर ओल्ड डॉटर ऑफ अफगानिस्तान एम्बेसडर टू पाकिस्तान, नजीबुल्ला अली खिल, है ना, वॉज एबडक्टेड। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है, मतलब किसी की भी सेफ्टी सिक्योरिटी जो है, इतने बड़े पद पे बैठे व्यक्ति की वहाँ पे इंश्योर नहीं है, तो आम आदमियों की तो क्या ही कहना है अफगानिस्तान पाकिस्तान में। और उसके बाद भी मतलब हमारी कंट्रीज़ में यहाँ लोग पता नहीं क्यों ठीक तरीके से नहीं रहते हैं और बोलते हैं कि सेफ़ नहीं है ना इंडिया में रहना। अभी आप आज के न्यूज़पेपर में भी आया है कि बहुत सारे जो अफ़गान रिफ्यूज़ीज़ हैं वो इंडिया में रह रहे हैं, जैसे लाजपत नगर, बहुत सारी जगहों पे रह रहे हैं और बाकी का भी वो होप कर रहे हैं कि उनके जो पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैं वो इंडिया में आ जाएँ ताकि यहाँ पे सेफ़ली रह पाएँ। तो उन्होंने भले ही स्टार्ट जो अपनी की किसी स्वीपर के ऑक्यूपेशन से की, लेकिन अभी आज वो काफ़ी इस्टेब्लिश इंडिया में हो गए हैं और फिर भी मतलब लोग यहाँ पे कम्युनिज़्म और बहुत सारी चीज़ों के नाम पे यहाँ पे डिवाइडेड है ना। तो ये सब चीज़ें भी हैं, हमें मतलब अपनी कंट्री को काफ़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और एकमात्र इंडिया, अभी अगर बात करें सेफेस्ट प्लेस की इन द वर्ल्ड, तो इंडिया है रहने के लिए, उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। ग्लिच दैट हॉल्टेड वर्क ऑन हबल फॉर अ मंथ। तो यहाँ पे टेक्निकल ग्लिच आई थी हबल टेलीस्कोप में, एक बार 2008 में भी आई थी नासा ने, लेकिन सॉल्व कर दी थी वो ग्लिच। और अभी जो है, जो रिसेंट वाली मेल फंक्शन था, हैड बीन डिस्क्राइब्ड एट द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन डिकेड ऑफ फेस ऑफ लेजेंडरी ऑब्जर्वेटरी, लेकिन यहाँ पे भी ठीक कर दिया गया। हबल टेलीस्कोप जो था सेफ मोड में उसको रखा गया था विद ऑल इंस्ट्रूमेंट आउट ऑफ ऑपरेशन। इट हैज़ नाउ रिज्यूम्ड साइंस वर्क, नासा सेड इन अ स्टेटमेंट ऑन सैटरडे। तो हबल टेलीस्कोप लॉन्च कब किया गया था, 1990s में, और इसमें जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, पेलोड कंप्यूट की। ठीक है, ये पेलोड कंप्यूट जो है ये सारा कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है साइंस इंस्ट्रूमेंट को बोर्ड में, एंड ये सेफ मोड में जून 13 को चला गया था। और यहाँ पे PSU क्या है, पावर कंट्रोल यूनिट में कुछ इशू थे, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग अ स्टेडी वोल्टेज सप्लाई टू पेलोड कंप्यूटर्स हार्डवेयर, है ना। तो ये है, एंड कंप्यूटर एंड द PCU आर पार्ट ऑफ द हबल साइंस इंस्ट्रूमेंट कमांड एंड डेटा हैंडलिंग यूनिट। तो यहाँ पे अगर हबल क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी बात करें, तो नेम्ड आफ्टर द एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल, द ऑब्जर्वेटरी इज द फर्स्ट मेजर ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स टू बी प्लेस्ड इन स्पेस एंड हैज़ मेड ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी सिंस इन अप्रैल 1990 लॉन्च। ठीक है, तो हबल टेलीस्कोप किसके नाम पे, एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल के नाम पे ये नेम्ड हुआ था। और नासा की वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो लॉन्च और डिप्लॉयमेंट है हबल का, मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांस है एस्ट्रोनॉमी में सिंस गैलीलियोस टेलीस्कोप, है ना। और 15 लाख ऑब्जर्वेशन इन्होंने की है हबल टेलीस्कोप ने, जिसको पब्लिश हुए हैं 18,000 रिसर्च पेपर्स में। और स्कूल बस से भी ज़्यादा बढ़िया है ये, एज अ 7.9 फुट मिरर एंड कैप्चर्स इमेजेस ऑफ डीप स्पेस, है ना, जो
जो कि एस्ट्रोनॉमर्स को इम्प्रूव करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं यूनिवर्स को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटाबेस लाके देता है, और अनयूजुअल मतलब जितने भी हमारे स्टार, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में आयनाइज्ड गैस है ना, ये सब ऑब्जर्व करता है, और कोई भी इसको पब्लिकली इसको स्टडी कर सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये था ग्लिच का रिजॉल्व होना। देन कॉन्जुगल राइट्स बिफोर सुप्रीम कोर्ट। कॉन्जुगल राइट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको समझना। कॉन्जुगल राइट्स होता क्या है पहले ये समझें। तो कॉन्जुगल राइट मतलब क्या होता है, हिंदी में मैं बताऊं तो मतलब वैवाहिक अधिकार। ठीक है, वैवाहिक अधिकार हमारे यहाँ पे जो वैवाहिक जीवन है वो किसके अंतर्गत प्रोटेक्टेड है, मतलब जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है उसमें। अब इसका एक सेक्शन 9 है, ठीक है, सेक्शन 9 जो डील करता है किससे, विद रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स reads when either the husband or the wife has without reasonable excuse withdrawn from the society of the other, the aggrieved party may apply by petition to the district court or institute of conjugal rights and the court। इसका मतलब ये है कि अगर जब भी, अगर देखो सपोज कि हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ में से अगर हस्बैंड को मतलब वाइफ छोड़ के चली गई है, ठीक है, वाइफ को नहीं साथ में रहना है, उसको जो फिजिकल रिलेशनशिप है वो भी कंटिन्यू नहीं करनी है, तो वो डिवोर्स के लिए फाइल करती है, ठीक है। और हस्बैंड फिर क्या है, लेकिन साथ में रहना चाहता है, तो वो क्या करता है, एक अलग से प्ली फाइल करेगा, कहाँ पे, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, एक पिटिशन फाइल कर सकता है कि उसको क्या करना है, कॉन्जुगल राइट्स को रिस्टिट्यूट करना है। रिस्टिट्यूट मतलब कि उसको मेंटेन करना है, साथ में रहना है, ठीक है। तो इसी के बारे में ये सब चीज़ें हैं, और क्या हाई कोर्ट की कब क्या जजमेंट रही है उससे रिलेटेड ये सारे हैं। अब ये बोला गया है कि ये मैरिज में क्रिएटेड होते हैं कि हस्बैंड के राइट और वाइफ के राइट के लिए, कि ताकि एक तरीके से क्या हो, जो मैरिज नाम की एक सिस्टम है हमारी कंट्री में वो एक मेंटेन रहे, उसमें इतनी तरीके से इतने जल्दी मतलब ब्रेक डाउन ना हो, स्टेबिलिटी रहे, है ना। तो लॉ क्या रिकॉग्नाइज करता है, पर्सनल लॉज डीलिंग विद मैरिज, डिवोर्स एंड इज क्रिमिनल लॉ रिक्वायरिंग पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस एंड एलिमनी एज स्पाउस। सेक्शन 9 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, रिकॉग्नाइजेज वन एस्पेक्ट ऑफ कॉन्जुगल राइट, द राइट टू कंसोर्टियम, एंड प्रोटेक्ट्स इट्स अलाउइंग अ स्पाउस टू मूव कोर्ट टू इन्फोर्स द राइट, है ना। अब ये जो कंसेप्ट है रेस्टिट्यूशन का ऑफ कॉन्जुगल राइट, ये हिंदू पर्सनल लॉ में कोडिफाई किया गया है, बट हैज़ कोलोनियल ओरिजिन। इसका ये बोला जा रहा है कि कोलोनियल ओरिजिन है, एंड हैज़ जेनेसिस इन एक्सलेटिक लॉ। सिमिलर प्रोविजन एग्जिस्ट इन मुस्लिम पर्सनल लॉ एज डिवोर्स एक्ट 1869, है ना, जो क्रिश्चियन फैमिली लॉ भी गवर्न होता है जिसके द्वारा 1869 के। अब 1970 में जो यूनाइटेड किंगडम है, इन्होंने तो क्या कर दिया, इस लॉ को जो है रिपील कर दिया था, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को। अब इसमें मतलब मेनली मैं यहाँ पे बताऊँ आपको होता क्या है कि अगर जैसे यहाँ पे केस का भी जिक्र किया गया है, देखो टी सारथी है ना, ये आंध्र प्रदेश का है, टी सरिता वर्सेस टी वेंकट सुबैया, है ना, 1983 का। तो इसमें ये इसको नल एंड वाइट मतलब ये किया गया था, आंध्र प्रदेश का ये था, जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 9 है, मतलब इसके अगेंस्ट में प्ली फाइल की थी याचिकाकर्ताओं ने। तो ये बोला था कि इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है ना, उसको ये क्या करता है, उस पर क्वेश्चन उठाता है सेक्शन 9 की, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 9 की संवैधानिकता पर सवाल क्यों उठाता है, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये महिलाओं की इच्छा के विरुद्ध हो रहा है ना, उनके जो अधिकार हैं उनको ये वायलेट करता है। अभी हमारे आर्टिकल 14 में क्या है, राइट टू इक्वलिटी, समानता के लिए अधिकार, उसको भी ये वायलेट करता है, साथ में जो आर्टिकल 21 है उसको भी वायलेट करता है। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की जजमेंट उस टाइम पे ये आई थी कि जो सेक्शन 9 है ना इसका, तो ये एक तरीके से क्या कर रहा है, चाहे हस्बैंड है तो उसको क्या कर रहा है, जो कोहैबिटेशन मतलब सहचर्य, ठीक है, सहचर्य करने का ये एक तरीके से रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है। अब सहचर्य के बारे में इनका ये कहना था, जो कोहैबिटेशन होता है वो क्या होता है, मतलब कोहैबिटेशन मतलब एक साथ दोनों रहेंगे, तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा, हस्बैंड को एक तरीके से राइट मिल जाएगा कि इंटरकोर्स जो रिलेशनशिप है वो भी मेंटेन करे, है ना, अपनी वाइफ के साथ, कि अपनी पत्नी को उसकी सहमति के विपरीत फोर्स करना, कंपेल करना, और साथ में कि वो एक क्या कर सके, एक मतलब बच्चा पैदा करने का एक साधन, एक रिसोर्स बन जाए, एक टूल बन जाए, है ना। तो ये भी था, तो ये क्या कर रहा है, सीधा सीधा इंडिविजुअल राइट्स को हनन कर रहा है। अभी जैसे राइट टू प्रिवेसी को भी फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में रखा गया था, तो ये उसको क्या करता है,
मतलब कंसीडर नहीं कर रहे हैं ना. सो यही था. कोड हैड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट कंपेलिंग सेक्शुअल कोहेबिटेशन वुड बी अ ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर वुमेन. कि अगर आपने तो बोल दिया कि क्या होता है जो अगर मतलब मैरिज है ना, मैरिज को मेकअप करने के लिए इंटरकोर्स ज़रूरी है. दोनों लोगों को अगर साथ रहना है तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं. लेकिन ये क्या कर सकता है, अगर कोई अनविलिंगली वुमेन है, वाइफ है, अगर उसके साथ कोई कंपेल करे है ना ये सब रिलेशन, तो उसके लिए काफ़ी ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस वुमेन को झेलने पड़ सकते हैं इसके. एंड इन द सेम ईयर अ जज सिंगल जज बेंच ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट took a dramatically opposite view of the law in the case of हरविंदर कौर वी हरमिंदर सिंह चौधरी. ये दिल्ली हाई कोर्ट ने अपहेल्ड कर दी थी प्रोविज़न. तो ये चीज़ बोला गया है कि इट अपेयर्स दैट सेक्शुअल इंटरकोर्स इज वन ऑफ द एलिमेंट दैट गोज टू मेक अप द मैरिज बट इट इज़ नॉट द संबम. सेक्स इज द रिफ्रेन ऑफ टी सरिता केस है ना. एज अ मैरिज कंसिस्ट, मतलब अगर आपकी मैरिज में सेक्स के अलावा कुछ और है नहीं तो वो भी क्या होगी, मतलब बेकार है. मतलब ही सीम्स टू सजेस्ट दैट रिंस्टिट्यूशन डिक्री हैज़ ओनली वन पर्पज दैट इज़ टू कंपेल द अनविलिंग वाइफ टू हैव सेक्स विद द हस्बैंड. तो ये इस जजमेंट पे ये बोला गया था कि मतलब ये क्या नहीं करना चाहिए. जो भी हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की जजमेंट को क्रिटिसाइज़ भी किया गया था आंध्र प्रदेश की. और ये स्टेट के इंटरेस्ट में होना चाहिए दैट फैमिली लाइफ शुड बी मेंटेन एंड दैट होम शुड नॉट बी ब्रोकन अप बाय द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑफ पेरेंट्स इवन द एब्सेंस ऑफ चिल्ड्रन, है ना. और वही है कि वाई हैज़ द लॉ बीइंग चैलेंज, तो यही सब लिखा गया है उसी से रिलेटेड. आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्या होता है. 2019 में 9 जज की बेंच थी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज द राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट, है ना. 2019 में रिकॉग्नाइज किया गया था इसको. एंड मेन इसीलिए चैलेंज किया जा रहा है क्योंकि ये क्या करता है, ये जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रिवेसी, इसको वायलेट करता है. प्ली बाय टू लॉ स्टूडेंट्स आर्ग्यू दैट द कोर्ट मैंडेटेड रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट अमाउंटेड टू अ कोर्सिव एक्ट. ठीक है. अब मतलब इसमें ये है कि अगर दो लोग अलग हो रहे हैं तो उसके पीछे जो रीज़नेबल, मतलब क्या रीज़न है उसके, है ना, रीज़नेबल एक्सक्यूज़ कुछ होना चाहिए कि क्या सच में उनका किसी प्रकार का शारीरिक प्रताड़ना या टॉर्चर हो रहा है. तो वो चीज़ जो है टाइमली, मतलब एक वर्ड पे तो वो नहीं हो सकता ना डिफाइन, तो लेकिन टाइम टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसी के आधार पे ये क्या होता है, डिफाइन किया जाता है कि क्या जो एक्सक्यूज़ है, जो अनरीजनेबल एक्सक्यूज़ है वो होगा. उत्तराखंड क्रैक्स डाउन ऑन टूरिस्ट डिस्टर्बिंग सैंक्टिटी ऑफ रिलीजियस प्लेसेस. तो यहाँ पे ये है कि सिंस ऑपरेशन मर्यादा, ठीक है, ऑपरेशन मर्यादा कहाँ पे चलाया गया है, उत्तराखंड में. उत्तराखंड की पुलिस ने ये चलाया है क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग की कुछ वीडियो क्लिप सर्कुलेट हुई थी जिसमें वो स्मोकिंग कर रहे थे गंगा घाट पे बैठ के, है ना. तो ये सब चीज़ें आपका वेलकम है एज अ टूरिस्ट हमारी स्टेट में, लेकिन आप इस तरीके की हरकतें ना करें जो रिलीजियस प्लेसेस हैं आसपास. पेगासस टारगेटिंग ब्रीच ऑफ प्रिवेसी गवर्नमेंट कैन नॉट रन अवे. ठीक है. तो यहाँ पे पेगासस के बारे में एक बार देख लेते हैं. पेगासस न्यूज़ में पहले भी था, है ना, न्यूज़ में आपने सुना होगा पहले भी. क्या था, लास्ट ईयर एक वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोरीज दैट ब्रोक इनटू साइबर स्पेस वाज व्हाट्सएप रिपोर्ट्स दैट 1400 ऑफ इट्स यूजर्स वर हैक्ड बाय पेगासस. स्पाईवेयर है टूल फ्रॉम इसराइली फर्म एनएसओ ग्रुप. तो जितने भी स्पाई वर्क हैं वो क्या उनके नेम सजेस्ट करते हैं कि वो स्पाई किस लोगों पे करते हैं, उनके फ़ोन के थ्रू. लेकिन ये क्या करता है पेगासस, ये एक एक्सप्लॉइट लिंक सेंड करेगा एंड अगर टारगेट यूज़र जो है उस पर गलती से भी क्लिक कर देता है उस लिंक पे, तो मॉलवेयर और द कोड दैट अलाउज द सर्विलेंस वो कहाँ इंस्टॉल हो जाता है, उनके फ़ोन में, यूज़र के फ़ोन में. अब प्रीज्यूमबली न्यूअर वर्जन ऑफ द मालवेयर डज नॉट इवन रिक्वायर अ टारगेट यूज़र टू क्लिक अ लिंक. ठीक है. तो वंस अगर इंस्टॉल हो गया एक बार तो अटैकर को कंप्लीट एक्सेस मिल जाती है यूज़र के फ़ोन की. और ये इतना डेंजरस क्यों है, ये इतना डेंजरस इसलिए है क्योंकि इस पर आइडेंटिटी का पता नहीं चलता है और इट कैन इंटरसेप्ट एवरी कॉल एंड एसएमएस. सारे ईमेल मॉनिटर हो जाएंगे आपके मैसेजिंग ऐप के. ये आपके फ़ोन के कैमरा को, माइक्रोफोन को, सबको ये कंट्रोल कर सकता है और डिवाइस की लोकेशन डेटा सारी चीज़ें इसमें होती है. दैट्स वाई इट इज़ डेंजरस. ठीक है. देन यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं क्या है. एरियाज ऑफ कंपटीशन एंड कोऑपरेशन. तो यहाँ पे न्यू मिनिस्ट्री जो है फॉर्म हुई है, न्यूली मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन. तो ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे कोऑपरेटिव्स में प्रोफेशनलिज्म को इंश्योर करना चाहिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है मिनिमाइज होना चाहिए. ऐसा ही वर्गीज कुरियन के टाइम पे अमूल में हुआ था जब
उसकी मतलब जब ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट हुआ था, है ना। तो ये बोला है कि जुलाई मंथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है 1991। इंडिया डिसाइडेड टू अनशेकल द स्पिरिट ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू द मूव टू डी लाइसेंस, है ना। जितने भी इंडस्ट्री थी उसको डी लाइसेंस करने की बात की गई थी, और जो कमोडिटीज़ है उसके टैरिफ जो है रिड्यूस करने की बात की गई थी। 1991 में मनमोहन सिंह चाहते थे कि वो डेयरी सेक्टर को भी डी लाइसेंस करें, लेकिन उस टाइम पे वर्गीस कुरियन के साइड से स्टिफ अपोजिशन आया था, एंड उनको मिल्कमैन ऑफ इंडिया बोला जाता था, तो वो नहीं कर पाए थे। लेकिन नरसिम्हा राव ने पार्शली डी लाइसेंस किया था इस सेक्टर को, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1992 का लाके। इट वाज आफ्टर 10 ईयर्स, 2002 में डेयरी सेक्टर जो था फुली डी लाइसेंस्ड हो गया था, ठीक है। उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जो थे प्राइम मिनिस्टर थे। अभी जो है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने न्यू मिनिस्ट्री क्रिएट किया है फॉर कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन, एंड इंडिया इज़ परहैप्स द फर्स्ट कंट्री कि इस तरीके की हमारी मिनिस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में, हम पहली ऐसी कंट्री हैं। और हमें देखना होगा कि न्यू मिनिस्ट्री का एजेंडा किस तरीके का है और किस तरीके से वो प्लान करते हैं आगे कंट्री के लिए। और इंडस्ट्री की अगर हम बात करें कोऑपरेटिव मूवमेंट की, तो इसके मिक्स रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं पे फेलियर भी देखने को मिले हैं, तो कहीं पे बहुत ज़्यादा सक्सेस भी देखने को मिली है। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें रूरल और अर्बन में, तो यहाँ पे कुछ ही कोऑपरेटिव्स थी, है ना। परफॉर्मेंस इनकी बात करें तो ओवरऑल क्रेडिट अचीवमेंट इन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कीपिंग एनपीएस लो, तो इसमें ये थोड़ा पुअर टू एवरेज ही डील कर पाई हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर मिल्क सेक्टर की बात करें तो जो परफॉर्मेंस थी कोऑपरेटिव चैंपियन गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिनका पोस्टर ब्रांड क्या है अमूल, है ना। तो इस इतना ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हुआ, क्योंकि कुरियन ने जो था वर्गीस कुरियन ने बहुत ज़्यादा ही प्रोफेशनलिज्म पे और बिजनेस पे फोकस किया और पॉलिटिक्स से हमेशा दूर रहे। डेयरी फार्मर्स को उन्होंने उनके एडवर्स टाइम पे भी सपोर्ट किया एक्सपेंस ऑफ कंज्यूमर्स, बट दे डिस्पाइट द ग्रैंड सक्सेस ऑफ गुजरात मिल्क कोऑपरेटिव्स इन गुजरात। तो ये उनकी सक्सेस के पीछे मतलब स्टोरी रही है मेन। और ये बोल रहे हैं कि कर्नाटक की स्टोरी जो है समवट इंटरेस्टिंग। यहाँ पे जो मिल्क फार्मर्स हैं कर्नाटक की मिल्क फेडरेशन, जिनको जो सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ नंदनी, ठीक है। तो 5 to 6 एक्स्ट्रा पर लीटर भी देते हैं, सब्सिडाइज यहाँ पे किया हुआ है। तो एक तरीके से क्या होता है कि बहुत सारा मिल्क को प्रोक्यूर करने के बाद वो डंप्स करते हैं लोअर प्राइसेस पे इन द मार्केट फॉर कंज्यूमर, है ना। तो ये इससे क्या होता है, जो उनका जो एडजॉइनिंग स्टेट है महाराष्ट्र, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अगर महाराष्ट्र जो है अगर दूसरी कंट्री रहता है कह रहे हैं तो WTO में क्लेम ही कर लेता, सू भी कर सकता था कर्नाटक को, है ना, क्योंकि एडजॉइनिंग। लेकिन अभी यहाँ पे तो यहाँ पे सफ़र करना पड़ रहा है। तो कोऑपरेटिव्स डिस्परेटली नीड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन क्या कर सकती है, उनको सॉफ्ट लोन दे सकती है, इनोवेशन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन प्रोवाइड कर सकती है, बट वाई नॉट एक्सटेंड द सेम टर्म्स टू प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पे ये कि एक साथ भी अगर प्राइवेट सेक्टर को भी इसी तरीके की अपॉर्चुनिटी रहे तो मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा इंडिया का, लेवल प्लेइंग फील्ड एक प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे की गई हैं डिस्कस।